नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की वीडियोगी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अब आप ई श्रम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड बनवाने के बाद आपको सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि इस श्रम कार्ड के फायदे और हानि क्या हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, हम आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, ये ई श्रम का पोर्टल है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल है जो असंगठित कामगार कौन है। असंगठित कामगार कौन है और हम तो कोई भी कामगार जो गृह आधारित कामगार, स्वयं नियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कामगार है और ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान, इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन में बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। अगर कोई कार्यक्रम, कोई कंपनी या कोई बिजनेस हो रहा है, उसमें अगर 10 से कम व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो असंगठित क्षेत्र में आएगा। अगर 10 से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो असंगठित क्षेत्र में नहीं आएगा। ये इकाइयाँ ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं है। यूएन क्या है? जो आप कार्ड बनवाएंगे, ई श्रम कार्ड एक यूएन कार्ड है, उस 12 डिजिट संख्या का होता है। अगर आपको कोई समस्या हो तो पोर्टल ने एक नंबर दिया गया है 14434 से आप संपर्क कर सकते हैं। क्या कोई आय मानदंड होगा? असंगठित कामगार के रूप में ई श्रम पर पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं है, तथापि वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। क्या ई श्रम में पंजीकरण करने के लिए कोई पात्रता मानदंड है? कोई भी कामगार जो असंगठित है और 16 से 59 वर्ष की आयु के का वर्ग का है, तो ये ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है। कामगार को ई श्रम पर पंजीकरण करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आधार संख्या, मोबाइल नंबर और एक नॉमिनी बैंक खाता संख्या। यदि किसी कामगार के पास आधार संबंध मोबाइल नहीं है तो वह निकटतम सीएसए पर जा सकता है और अपनी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से आवेदन कर सकता है। कामगार को लाभ होगा जब वह ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगा। सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि क्या लाभ है। अक्सर यही सबके मन में सवाल आता है कि ये कार्ड बनवाने से हमें फायदा क्या है। तो केंद्र सरकार कहती है कि ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है जो असंगठित कामगारों को का आधार से संबंध एक केंद्रीकृत डेटाबेस हो। पंजीकरण के बाद उन्हें पीवीएसबीवाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में संगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? तो वो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। क्या पंजीकरण के बाद कामगार के बैंक खाते से कोई कटौती होगी? ये भी एक भी अफवाहों में का जरिया बना हुआ है इस समय कि लोग कहते हैं इसका चार्ज कटेगा या आपके खाते से पैसे निकाल लिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साफ लिखा है, नहीं, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ या केंद्र राज्य सरकार द्वारा देने वाले अन्य लाभों की सीधे कामगार के खाते में कोई अगर आपकी रुकावट ना हो, बिना रुकावट के आपके खाते में पैसा भेज सके, सहायता दे सके। बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं, इसीलिए आपके बैंक विवरण प्राप्त किए गए हैं। क्या ई श्रम कार्ड की कोई वैधता अवधि है? नहीं, ये जीवन भर के लिए मान्य होगा। क्या कामगार को यूएन कार्ड का नवीनीकरण करना होगा? जी नहीं, प्रदान किए गए श्रम कार्ड को नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में एक बार अपना खाता अपडेट
आवश्यक है। ई श्रम कामगार अपना विवरण कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो यह आप नजदीकी सेंटर पर जाकर इसका विवरण अपडेट करवा सकते हैं। ई श्रम में कामगार कौन कौन विवरण अपडेट कर सकते हैं? तो इसमें आप एक बार पंजीकृत होने पर कामगार श्रम पोर्टल पर जाकर निकटतम क्षेत्र के आधार से अपना मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, स्थायी पता और व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण का अपडेट कर सकते हैं। एक आता है एनसीओ। क्या है एनसीओ? तो यह कार्य की प्रगति और कार्य के निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशल स्तर के आधार पर तैयार किया गया है। व्यवसाय और राष्ट्रीय वर्गीकरण है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा पूरे देश में एक समान है। व्यवसाय तथा कौशल स्तरों की तुलना वर्गीकरण के श्रेणीबद्ध करने में सहायक है। व्यवसाय की पहचान कैसे की जाती है? तो पंजीकरण के समय कामगार को व्यवसाय का चुनाव करना आवश्यक है। पहले स्तर पर कामगार को क्षेत्र का चुनाव करना होगा, जो विस्तृत श्रेणी है जिसके तहत व्यवसाय आता है, जो कि चुनिंदा क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरे स्तर पर यूजर को केवल संबंधित कार्य कोड चुनने के लिए मिलेंगे। कामगारों को संबंधित कार्य कोड का चयन करना होगा और जो कि कामगारों के लिए प्रतिचित्रित किया जाएगा। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है? जी हाँ, वही हेल्पलाइन नंबर है। आपको कोई समस्या है तो 14434 पर आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और वहां से समाधान करा सकते हैं। यदि असंगठित कामगार ई श्रम में पंजीकरण के पश्चात संगठित क्षेत्र में शामिल हो जाता है तो तब क्या करेगा? तो उसे केवल संगठित कामगारों के लिए परिभाषित लाभ प्राप्त होंगे, जैसा उस पर लागू होगा। कामगार की मृत्यु होने पर किस प्रक्रिया का पालन करना होगा? नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ई श्रम पोर्टल या कंप्यूटर सेंटर जनसेवा केंद्र पर जाकर वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। क्या मुझे अपनी जन्म तिथि और आमदनी का प्रमाण पत्र देना होगा? नहीं, ये अभी जन्म तिथि और आमदनी का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पोर्टल में साफ दिया गया है, ऐसा अभी कुछ है नहीं। मैं अपनी शिकायत के निवारण के लिए कहाँ जाऊँ, ये भी एक क्वेश्चन है। आप राष्ट्रीय हेल्प डेस्क पर कॉल कर अपनी शिकायत पंजीकृत करा सकते हैं या आप कंप्यूटर जहां आपने पंजीकरण कराया वहां पर संपर्क कर सकते हैं। क्या असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत होने के लिए शैक्षिक योग्यताएं नियत हैं? नहीं, सिर्फ ये अपेक्षित है कि वह असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार में नियोजित है। नामांकन केंद्र में कौन कौन से दस्तावेज जमा किए जाने होंगे? तो कामगार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जैसा कि आधार पंजीकरण के लिए अनिवार्य है, उन्हें बैंक खाते के ब्यौरे के साथ अपना आधार कार्ड संख्या रखना होगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार द्वारा क्या कार्रवाई लेने की आवश्यकता है? 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ई श्रम परियोजना के तहत उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा। और इसी प्रकार आगे हेल्प डेस्क शिकायत निवारण तंत्र संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन जो करेगा वो करेगा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। क्या SMS की भाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषा में है अथवा अंग्रेजी हिंदी में ही होगी? इसमें भाषा के आरंभ में यह हिंदी और अंग्रेजी में ही होगी, तत्पश्चात यह क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्या पंजीकरण केंद्र का निकटतम स्थान ढूंढने का कोई परस्पर संवाद नक्शा है? जी हाँ, इस पोर्टल पर जाकर आप CSA केंद्र ढूंढ सकते हैं। कामगार क्या तस्वीर ई श्रम पोर्टल पर अध्ययन कर सकता है? जी, जो आपके आधार कार्ड में फोटो होगी वो ई श्रम कार्ड पर भी सेम उसी तरह से आएगी। अब क्वेश्चन आता है कि पेशा क्या है? किसी व्यक्ति का सामान्य या प्रमुख कार्य या व्यवसाय विशेष रूप से जीविकोपार्जन के साधन के रूप में पेशा कहलाता है। प्राथमिक पेशा क्या है? तो ये वह गतिविधि है जो श्रमिक की आय का मुख्य स्रोत है और वह प्राथमिक पेशा कहलाएगा। द्वितीयक पेशा क्या है? कोई अन्य गतिविधि जो आय का एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत हो, द्वितीयक पेशा कहलाएगा। मैंने अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर खो दिया है, मैं अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकता हूँ? ई श्रम पोर्टल पर कोई अन्य मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। तो इसके
इस क्वेश्चन के आंसर पोर्टल ने दिया है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप सीधे हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपने क्रेडेंशियल्स की पुष्टि करने के बाद ई श्रम पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। वैकल्पिक रूप से आप मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ई श्रम पोर्टल या नजदीकी सीएसए सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या किसान ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र हैं? केवल कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ही ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है, अन्य किसान पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर साफ निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ लिखा है कि आयु 16 वर्ष है, क्या मैं ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण कर सकता हूँ? हाँ, आप पात्र हैं, बशर्ते आप अन्य पंजीकरण मानदंडों को पूरा करते हो। लास्ट क्वेश्चन है, मेरी आयु 16 वर्ष है, क्या मैं ई श्रम पर पंजीकृत होने पर PMSBY के लिए पात्र हूँ? तो नहीं, इसमें लिखा है नहीं। ई श्रम पंजीकरण के माध्यम से PMSBY के लिए आप पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 59 के बीच होनी चाहिए। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।